Lesson 24 Cognitive Psychology PSY 504 शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी के बारे में हम लोगों ने लेसन नंबर 23 में पढ़ा था और आज भी हम इसी को आगे लेकर चलेंगे। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी इज़ काइंड ऑफ मेमोरी दैट वी यूज़ फॉर फंक्शनिंग फॉर ऑल आवर कॉन्शियस अवेयरनेस फंक्शनिंग. It is distinct from long term memory because it is not a storehouse of information. It keeps things for a very short time. An important model of short term memory was given by Atkinson and Shiffrin. बेसिकली इस जो स्लाइड है इसके अंदर पिछले चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है। ये कहा गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो फंक्शनिंग के लिए और कॉन्शियस अवेयरनेस फंक्शनिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह नहीं होती क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बहुत महदूद ड्यूरेशन के लिए जो है अपने अंदर इन्फॉर्मेशन को सेव रखती है। लेसन नंबर 23 में हम लोगों ने एटकिंसन एंड शिफरिन का मॉडल देखा था। आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंट मॉडल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम रेट ऑफ फॉरगेटिंग की बात कर लेते हैं और इससे रिलेटेड पैटरसन एंड पैटरसन की जो मॉडल है उसको देखेंगे। इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ लॉस्ट रैपिडली अनलेस इट इज़ प्रिजर्व थ्रू रिहर्सल. Perhaps the most characteristic feature about information in working memory is that if we do not do something special to keep it active, its activation will rapidly decay away and we will lose access to the information. अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिहर्सल नहीं करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से निकल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने हमें अपना नंबर बताया है और उसको हमने फ़ोन में सेव करना है तो हम फ़ोन में सेव करने से पहले उस नंबर को बार बार अपने माइंड में रिहर्सल करेंगे ताकि जब हम फ़ोन में नंबर लिखने लगें तो हम नंबर एग्जैक्ट सेम लिख सकें। यानी अगर हम कोई स्पेशल एक्शन नहीं लेते अपनी मेमोरी को सेव करने के लिए तो इसकी जो एक्टिवेशन फ़ेज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और हम लोग जो है अपनी इन्फॉर्मेशन भूल जाएंगे। रेट ऑफ फॉरगेटिंग को जानने के लिए हम पैटरसन एंड पैटरसन के जो मॉडल है उसको देख लेते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन कितनी है, यानी कितनी देर तक इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर सेव रहती है। और इसके पीछे हाइपोथेसिस ये था कि अगर इन्फॉर्मेशन को बार बार रिहर्सल ना किया जाए तो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड से निकल जाती है। पैटरसन एंड पैटरसन ने लैब रिसर्च की थी जिसके अंदर 24 पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने शामिल किया था। दे हैव सब्जेक्ट्स स्टडी 3 कॉन्सोनेंट्स KCB and then asked for recall of the letters after various intervals of time up to 18 सेकेंड। यहाँ मैं इस कॉन्सेप्ट को अपने अल्फाज में थोड़ा तफसील से बयान करूँगी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स जो कि टेस्ट के अंदर जिनके ऊपर वो तजर्बा कर रहे थे उन लोगों को 3 मीनिंगलेस, जिनके कोई मतलब नहीं होते, ऐसे 3 कॉन्सोनेंट्स दिए थे जैसे कि KCB या TGH या CLS, और उनको कहा था कि इन कॉन्सोनेंट्स को वो रिकॉल करें। इन 3 कॉन्सोनेंट्स को उन्होंने ट्राइग्राम्स का नाम दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ इंटरवल ऑफ सेकंड्स का इस्तेमाल किया था, यानी 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 18 सेकेंड इंटरवल का टाइम उन्होंने इस्तेमाल किया। एंड देन had subjects count backward by 3 during the retention interval. Thus, following presentation of letters, subjects might be asked to count backward by 3s as fast as possible from 506, 509, 512 and so on. They asked subject count backward until the signal light. उन्होंने ये काम किया कि सबसे पहले तो वो 3 उनको लेटर्स बताते थे और उसके बाद रिकॉल का इंटरवल देखते थे, जैसे कि 3 सेकंड के बाद उन्होंने जो है वो रिकॉल करना है तो इन 3 सेकंड के दौरान उनको कुछ नंबर्स दे दिए जाते थे, रैंडम नंबर होते थे, जैसे 506 दे दिया है और उनको कहा जाता था इसको उल्टी गिनती करो, जैसे 506, 505, 504। और जैसे ही टाइम इंटरवल ख़त्म होता था एक रेड लाइट ब्लिंक होती थी। उस रेड लाइट के ब्लिंक होने के बाद पार्टिसिपेंट ने जो ट्राइग्राम्स होते थे, यानी 3 जो कॉन्सोनेंट उनको वर्ड्स बताए गए थे, उनको बताना होता था कि ये कौन से हैं।
अब हम ग्राफ की सूरत में देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आए थे। रिटेंशन इंटरवल्स को उन्होंने एक्स एक्सिस के ऊपर शो किया है, जबकि जो करेक्ट आंसर्स थे उन्होंने वाई एक्सिस पे शो किए हैं। अगर तो पार्टिसिपेंट को कोई 3 डिजिट बताए गए और उसके बाद 3 सेकंड के इंटरवल के बाद उनसे रिकॉल करने के लिए कहा गया तो 80% लोगों ने सही जवाब दिया। अगर 6 सेकंड के बाद उन्होंने जवाब दिया तो उनमें से सिर्फ 50% लोगों ने ठीक आंसर दिया। ऐसे ही 18 सेकंड के बाद सिर्फ 10% लोगों ने जो है वो सही जवाब दिया। यानी जैसे जैसे टाइम का दुरानिया बढ़ता जा रहा था, लोग जो चीज़ों को रिकॉल करने की एबिलिटी है वो उनकी कम होती जा रही थी। जितना कम टाइम था उतने ही ज़्यादा करेक्ट आंसर आ रहे थे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था उतनी उतनी जो है लोग जो उनको वर्ड बताए गए थे वो भूलते जा रहे थे और करेक्ट आंसर्स नहीं दे रहे थे। पैटरसन एंड पैटरसन कंक्लूडेड इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरीज डिकेज वेरी क्विकली। जो पिछला सारा तजर्बा किया उन्होंने, जैसे देखा कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है साथ साथ लोग जो है वो मेमोरी भूलते जाते हैं, और 18 सेकंड के अंदर आते आते उनकी जो मेमोरी की शरह है वो बहुत कम हो चुकी है। तो इसकी बेस पर उन्होंने ये कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो याद रखने की एबिलिटी है वो बहुत महदूद दुरानिया तक की होती है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया और ये सोचा गया कि क्योंकि पैटरसन एंड पैटरसन ने उनको उल्टी गिनती गिनने के लिए उस दौरान कहा था, तो हो सकता है कि ये मेमोरी की वजह ना हो कि मेमोरी की स्लॉट्स कम है या मेमोरी के अंदर जगह कम है, बल्कि ये भी तो हो सकता है कि जो काउंटिंग उन्होंने बैकवर्ड की है या इंटरफेरेंस हुई है उसकी वजह से इंसान जो है वो चीज़ों को भूला हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ये डिके है या इंटरफेरेंस है, और इस चीज़ का आंसर देने के लिए वॉग और नॉर्मन जो थे उन्होंने एक और क्लेवर एक्सपेरिमेंट किया। वॉग एंड नॉर्मन जो थे उन्होंने कहा कि ये जो डिके है मेमोरी के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस की वजह से है। इन देयर एक्सपेरिमेंट दे प्रेजेंटेड लिस्ट ऑफ 16 सिंगल डिजिट्स। द लास्ट डिजिट probe had occurred only once before in the list. The task was to report the letter after the probe. For example, the list is 127682. The correct answer is equals to 7. Subjects had to listen list and then reported what is the last number of last word. They varied the number of interfering items. They varied the rate as 1 digit or 4 digit per second. The purpose of varying the rate of presentation was that they thought when we vary the presentation then we can capture time factor. अब हम इस एक्सपेरिमेंट को आम अल्फाज में देख लेते हैं। वॉग और नॉर्मन जो था उन्होंने 16 डिजिट्स पर मुश्तमिल एक लिस्ट पेश की थी जो कि वो वर्बली प्रेजेंट करे थे। उन्होंने 2 ग्रुप की सूरत में इसका एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने 16 डिजिट्स को 16 सेकंड के अंदर प्रेजेंट किया, यानी एक डिजिट 1 सेकंड के अंदर वर्बली सुनाया। दूसरे ग्रुप में उन्होंने 1 सेकंड में 4 डिजिट्स को सुनाया, यानी 4 सेकंड में उन्होंने 16 डिजिट सुनाए। डिजिट सुनने के बाद पार्टिसिपेंट ने ये करना था कि उसने लास्ट वाला जो नंबर था उसको नोट करना था। जैसे यहाँ पे 127682 के अंदर लास्ट वाला डिजिट जो है वो 2 है। इसके बाद इन्होंने अपनी मेमोरी में से रिकॉल करना था कि 2 कहाँ पे आया है और 2 के बाद कौन सा डिजिट था। वो जब लिस्ट को रिकॉल करेंगे 127682, तो वो देखेंगे कि लिस्ट के अंदर शुरू में 2 के बाद 7 आया है और उसके बाद वो आंसर देंगे। इस एक्सपेरिमेंट से वो ये चीज़ फाइंड करना चाह रहे थे कि जो लोग जिनको 16 सेकंड में 16 डिजिट सुनाए गए हैं उनके आंसर्स और जिनको 4 सेकंड में 16 डिजिट सुनाए गए हैं उनके आंसर्स में कितना फ़र्क आया है। यानी क्या टाइम इंटरवल बढ़ाने से इंसान की मेमोरी पर इफ़ेक्ट होता है या सिर्फ़ और सिर्फ इंटरफेरेंस अगर अंदर कर दी जाए उसकी वजह से इंसान जो है वो चीज़ों को भूल जाता है। द डायग्राम इज़ शोइंग द रिज़ल्ट। देयर इज़ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन एक्स एक्सिस एंड देयर इज़ रेट ऑन वाई एक्सिस. Blank circle shows the rate of presentation.
1 digit per second is shown by empty circle. 4 digits per second are shown by black circles. यानी इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जिन लोगों ने 16 सेकंड में 16 डिजिट जो थे सुने थे, उनको जो है उन्होंने प्रेजेंट किया खाली सर्कल से, और जिनको 16 डिजिट 4 सेकंड में सुनाए गए थे उनको इन्होंने जो है ग्राफ में ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट किया है। यहाँ पे ये देखा गया कि ब्लैक और वाइट सर्कल्स के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था, यानी जिनको 4 सेकंड में भी सुनाया गया और जिनको 16 सेकंड में सुनाया गया, उन्होंने जब मेमोरी को रिकॉल किया तो इसके अंदर कोई ख़ास उनको फ़र्क देखने में नज़र नहीं आया। इस चीज़ की बिना पर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मेमोरी का लॉस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इंटरफेरेंस होती है, जो मदाखलत होती है दूसरी चीज़ों की, उनकी वजह से होता है। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम वेग एंड नॉर्मैन के एक्सपेरिमेंट की इम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। वेग एंड नॉर्मैन 1965 concluded that it is difficult to maintain information in working memory. It has a limited capacity. Information decays quickly in working memory. If unattended, the item in working memory will rapidly decay away in their levels of activation. Some people gave the idea that there are some slots in working memory. Working memory have a fixed number of slots. वेग एंड नॉर्मैन ने ये चीज़ कंक्लूड की कि इंफॉर्मेशन को वर्किंग मेमोरी के अंदर लंबे अरसे तक रखना जो है या मेंटेन रखना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वर्किंग मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। इसी वजह से इंफॉर्मेशन जल्दी से हमारी मेमोरी के अंदर से निकल जाती है। मेमोरी को एक्टिवेट रखने के लिए उसके ऊपर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है उसके अंदर कुछ स्लॉट्स बनी हुई होती हैं, यानी एक फ़िक्स्ड लिमिट होती है, फ़िक्स्ड स्लॉट होती हैं कि इतनी ही सिर्फ इंफॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी के अंदर आ सकती है, मगर फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ स्लॉट हमारा मेन इशू नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ हाउ टू कीप थिंग्स दैट हैव डिसअपीयर्ड एक्टिव इन द वर्किंग मेमोरी. द प्रॉब्लम इज़ दैट इंफॉर्मेशन रैपिडली डिक्लेज in its level of activation. There are limitations on how many items one can maintain in working memory. There are limitations are determined by how many items can rehearse before they can decay away. मसला ये है कि किस तरह से वर्किंग मेमोरी के अंदर चीज़ों को एक्टिव रखा जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपनी एक्टिवेशन लेवल की बिना पर ही जो है वो डिके होती है, और इसके अलावा वर्किंग मेमोरी में कोई कितनी चीज़ों को अपने माइंड में रख सकता है इसकी एक लिमिट होती है, और इस लिमिटेशन का अंदाज़ा सिर्फ इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि एक इंसान किसी भी मेमोरी को या इन्फॉर्मेशन को भूलने से पहले अगर रिहर्स कर लेता है तो कितनी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में रह जाती है। अब हम स्टेनबर्ग का 1969 में दिया गया एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, जिसमें उसने साइज़ ऑफ मेमोरी सेट के बारे में बताया। इसके मॉडल को हम सीरियल प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। In his experiment, he presented subjects with a memory set of digits 3481 to hold in short-term memory. He has presented a test digit, and subjects were required to determine whether it was in the memory set. He varied the size of memory set. Lists of letter range from 1 digit to 6 digit. अब हम स्टेनबर्ग के जो टास्क थे उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्टेनबर्ग ने जो है वो 1969 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 6 लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल एक मेमोरी सेट बनाया था। इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं और इसके अंदर डिजिट्स भी शामिल हो सकते हैं। इसकी रेंज क्योंकि 1 से 6 तक थी। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको सिंगल लेटर भी दिखाया जा सकता था, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 लेटर, इस तरह करके उनको डिफरेंट लेटर्स दिखाए जाते थे। और जैसे ही लेटर दिखाया जाता था क्लाइंट को उसके बाद एक और लेटर दिखाया जाता था और उसने बताना होता था कि ये जो लेटर है ये पहले जो लिस्ट दिखाई गई है या मेमोरी सेट की जो लिस्ट है उसके अंदर ये लेटर मौजूद है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर पार्टिसिपेंट को 4 नंबरों के ऊपर मुश्तमिल जो है वो डिजिट सेट दिखाया गया है, जैसे कि 3481, और उसके बाद उसको एक डिजिट दिखाया गया जिसके अंदर 5 है, उससे कहा जाएगा कि जितनी आप स्पीड से जवाब दे सकते हैं उतनी स्पीड से आपने बताना है कि ये डिजिट जो है वो मेमोरी सेट के अंदर मौजूद था कि नहीं। 3481 के अंदर 5 मौजूद नहीं था, तो पार्टिसिपेंट का जवाब होना चाहिए कि नहीं। दिस फिगर इज़ शोइंग द रिज़ल्ट. There is nearly linear relationship between memory set size and judgment time.
The size of memory set slows down judgment time, whether the items are letters, words, colors and so on. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अगर सब्जेक्ट को सबसे पहले अगर 1 डिजिट शो किया गया है जैसे 1 और उसको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसके अंदर 10 लिखा हुआ है और उससे पूछा गया है कि आपने क्विकली आंसर देना है कि ये डिजिट जो है वो मेमोरी सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं, तो क्लाइंट का आंसर बहुत क्विक होगा। बट जैसे जैसे हम डिजिट्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्लाइंट की जो जजमेंट करने का टाइम है वो भी बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर क्लाइंट को 1 डिजिट दिखाते हैं तो उसका जो जजमेंट का टाइम है वो 38 मिली सेकेंड होगा। जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे तकरीबन 38 मिली सेकेंड्स भी बढ़ते जाएंगे। यानी क्लाइंट अगर 2 लेटर्स के अंदर से एक चीज़ का आंसर तलाश कर रहा है तो उसका टाइम जो है वो 75.8 मिली सेकेंड हो जाएगा। स्टेनबर्ग आर्ग्यूज दैट सब्जेक्ट कंपेयर टारगेट लेटर विद ईच लेटर इन द सेट, द टाइम टेकन बाय ईच कंपैरिजन इज़ 38 मिली सेकेंड। हिज मॉडल वाज कॉल्ड सीरियल प्रोसेसिंग मॉडल। स्टेनबर्ग कहते हैं कि क्योंकि क्लाइंट जो है जैसे जैसे डिजिट बढ़ता जाएगा और उसको जो एक नया डिजिट प्रोब के तौर पर दिया गया है वो मिलेगा, उसका वो हर डिजिट के साथ क्योंकि कंपैरिजन करने लग जाएगा, इस वजह से हर दफ़ा कंपैरिजन की वजह से जब जब डिजिट बढ़ेगा तो उसकी जो 38 मिली सेकेंड है वो टाइम की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। Anderson proposes that target letter is compared with all the letters at the same time. The duration increases because the activation is spread across letters. The items in working memory are defined by high level of activation which enables reliable and rapid access to them. If unattended, the item in working memory will rapidly decay away in their level of activation. One can maintain item in working memory by rehearsing them and keeping them in highly active state. There are limitations on how many items can be rehearsed before they decay. एंडरसन ये कहते हैं कि लेटर्स जो हैं वो एक ही वक्त में जो है कंपेयर किए जाते हैं जो मेमोरी सेट है उसके साथ। वो कहते हैं कि दुरानिया सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से बढ़ता है क्योंकि जो एक्टिवेशन है वो हर लेटर के साथ स्प्रेड हुआ है, हर लेटर के साथ फैला हुआ है। सो बेसिकली अटेंशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बात की गई है। अगर वर्किंग मेमोरी के अंदर मौजूद आइटम्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो वो मेमोरी जो है या वो इंफॉर्मेशन है वो हमें भूल जाएगी। सो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी जो वर्किंग मेमोरी है उसके अंदर मौजूद रहे, उसके लिए रिहर्सल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।